गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम बेसिक चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये थर्ड वीडियो है जो आप देख रहे हैं। अगर आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे तो आप उसमें पीछे मेरे वीडियोस देख के आगे इसमें रीड कर सकते हैं। अब हम इसी चैप्टर को आगे रीड करते हैं। ये ICAI के मॉड्यूल से आप रीड कर रहे हैं। तो अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। अ सेक्शन में ऑल्सो है प्रोविजन एक्सप्रेशन। आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि एक्ट बनता है। एक्ट जो होता है वो चैप्टर्स में बटा होता है, चैप्टर सेक्शन में बटे होते हैं और सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है आप उसे प्रोविज़न बोलते हैं। ये प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो का मतलब था एक्सेप्शन, यानी अगर कोई सेक्शन में कोई पॉइंट लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में कोई बात की जा रही है या उसके कंडीशन कोई पुट की जा रही है उस प्रोविज़न पर, तो उसे आप प्रोविज़ो बोलते हैं। द प्रोविज़ो आप इसे रीड कर सकते हैं। प्रोविज़ो और प्रोविज़ोज टू अ सेक्शन और सब सेक्शनल क्लॉज स्पेल आउट, ये बताते हैं द एक्सेप्शन, अपवाद बताते हैं, एक्सेप्शन बताते हैं या कोई कंडीशंस बताते हैं टू द प्रोविज़न कंटेन मतलब जो कि इंक्लूडेड है प्रोविज़न इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन और सब सेक्शन और क्लॉज में। दैट इज द प्रोविज़ो स्पेल आउट द केसेस वेयर द प्रोविज़न कंटेन इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन और सब सेक्शन क्लॉज वुड नॉट अप्लाई, यानी ये वो परिस्थितियां बताते हैं जिनमें जो उस सेक्शन में लिखा हुआ है वो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और वेयर द प्रोविजन वुड अप्लाई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, या कुछ कंडीशन के साथ वो सेक्शन अप्लाई होगा। यानी जो अगर सिंपल लैंग्वेज में कोई आपसे पूछे तो प्रोविजो का मतलब एक्सेप्शन होता है, यानी जो चीज़ दी गई उस रिस्पेक्टिव सेक्शन में उसके अगेंस्ट में वो कोई बात कर रहा है या कुछ कंडीशन पुट कर रहा है, उस कंडीशन के बाद ही आप उस एक्शन के प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हो गई प्रोविजन। एक्सप्रेशन, कई बार एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, स्पष्टीकरण बोलते हैं हिंदी में। कई प्रोविजन ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो टैक्स वाले एक्सप्रेशन देते हैं कि ये प्रोविजन क्या कहना चाह रहा है, वो सेक्शन आपको क्या कहना चाह रहा है। द एक्सप्रेशन टू अ सेक्शन और सब सेक्शन और क्लॉज गिव्स अ क्लैरिफिकेशन, ये क्लैरिफिकेशन देता है, स्पष्टीकरण देते हैं रिलेटिंग टू द प्रोविजन कंटेन, जो प्रोविजन बताया गया है सेक्शन में, रिस्पेक्टिव सेक्शन और सब सेक्शन और क्लॉज। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस थियोरटिकल तो समझ में आ ही गया होगा। प्रोविजो एक्सेप्शन होते हैं, कुछ कंडीशन बताते हैं, उन कंडीशन के बाद ही आप उस सेक्शन के प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सप्रेशन अगर कोई टर्म है जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसे समझ नहीं पाएगा एक नॉर्मल टैक्स पेयर, तो टैक्स वाले टाइम टू टाइम एक्सप्रेशन देते हैं ताकि टैक्स पेयर को, असेसी को, जो टैक्स पे करता है उसे असेसी बोलते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे टैक्स में, तो असेसी को उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 80GG और 80GC। इसे हम ऐसे समझ लेते हैं। सेक्शन 80GG, दो सेक्शन यहाँ पे दिए गए बी और सी, GG, बी और सी। ये सेक्शन अभी आप आगे पढ़ेंगे। ये डिडक्शन से रिलेटेड सेक्शन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिडक्शन बता दी थी। डिडक्शन मतलब जब आपकी टोटल इनकम आ जाती है साल भर की, आपने साल भर में जो भी अर्न किया, आपका फाइनेंशियल अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट 31 मार्च को, 31 मार्च को एंड होता है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो होल आपकी इनकम होती है, टोटल इनकम होती है, उसमें से कुछ डिडक्शंस आपको दी जाती है। टैक्स वाले बोलते हैं कि ये छूट हम आपको देंगे, डिडक्शन आपको देंगे अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल करते हैं। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कोई LIC कराता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है LIP, तो वो प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको प्रीमियम देना होता है। तो वो प्रीमियम, जैसे आपकी इनकम 10 लाख रुपीज़ है, सपोज आपकी साल भर की इनकम 10 लाख है, इसमें से आपने LIC प्रीमियम पे किया है 1 लाख, तो ये प्रीमियम लेस कर दिया जाएगा और टैक्स दिया जाएगा केवल 9 लाख रुपीज़ पे। तो ये होती है डिडक्शन, यानी डिडक्शन आपकी टोटल इनकम में से आपको दी जाती है। 80C से लेके 80U तक अभी आप आगे पढ़ेंगे, पूरे डिडक्शन का एक चैप्टर ही आएगा, उसमें आप ध्यान से समझेंगे कि किन किन कंडीशन में आपको डिडक्शन दी जाती है। उन्हीं डिडक्शन में से एक डिडक्शन ये है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जैसे BJP, कांग्रेस है पॉलिटिकल पार्टी, तो आप समझते हैं। पर सर पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, जैसे A, B, C 3 लोग हैं, ये मिलकर कोई दल बनाना चाहते हैं, कोई पार्टी बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने एक बोर्ड बना लिया ABC पार्टी, तो क्या पार्टी बन जाएगी? नहीं। जैसे कंपनी क्या होती है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। कोई अगर आपसे पूछ रहे व्हाट डू मीन बाय कंपनी, तो आप यही बोलते हैं कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले कोई एक्ट था इंडिया में उसमें रजिस्टर्ड होती है, तो आप उसे कंपनी बोलते हैं। बाद में वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। अगर कोई पूछता है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके सेपरेट एंटिटी होती है, उसके पास सील होती है, एटसेट्रा। सेम पॉलिटिकल पार्टी की भी डेफिनेशन होती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना हुआ इंडिया 1951,
उसमें जो टर्म्स कंडीशन दी गई हैं उन टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आप जो ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो पार्टी बनाते हैं, उसे पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं, सपोज आपकी 10 लाख इनकम है, क्योंकि आपको पता ही है पॉलिटिकल पार्टियां डोनेशन के बेस पे चलती हैं। आप डोनेशन देते हैं तभी वो अपने इलेक्शन में उसको चुनाव प्रचार में यूज़ कर पाती हैं उस पैसे को, और विन होती है तो वो आपके फेवर के में पॉलिसीज़ क्रिएट करती हैं, पब्लिक के फेवर में पॉलिसीज़ क्रिएट करती हैं। तो हर कोई चाहता है कि उसकी जो पार्टी है जिसको वो लाइक करता है वो जीत जाए, तो इससे डोनेशन दी जाती हैं पार्टीज़ को। तो आपने बीजेपी को सपोज 1 लाख रुपीज़ की डोनेशन दी, कांग्रेस को 1 लाख रुपीज़ की डोनेशन दी, टोटल इनकम आपकी 10 लाख है, तो उसमें से 1 लाख लेस कर दिया जाएगा और 9 लाख पे ही आपको टैक्स देना होगा। यानी ये सेक्शन ये बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन है, कंपनी भी हो सकती है और कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई एचयूएफ भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से उस डोनेटेड अमाउंट को लेस किया जाएगा। उसके बाद जो नेट इनकम बचेगी, जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा इनकम का, उस पर ही आपको टैक्स देना होगा। ये तो इन सेक्शन में लिखा गया है, यहाँ तक तो आ गया होगा। पर एक इसका प्रोविजो भी है सेक्शन का, प्रोविजो यानी एक्सेप्शन। ये क्या बोलता है कि अगर आप चेक से देंगे, ऑनलाइन देंगे या बैंक के थ्रू देंगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आप कैश में दे देंगे पैसा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी ये एक्सेप्शन हो गया इस सेक्शन में। तो ये लिखा हुआ है सिंपल कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देंगे तो वो आपकी टोटल इनकम में से लेस हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट पे आपको टैक्स देना होगा। यानी जो डोनेटेड अमाउंट है वो घट जाएगा, उस पर टैक्स नहीं देना होगा। पर इस सेक्शन का प्रोविजो है, एक्सेप्शन है कि ये जो डोनेशन आप देंगे ये चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। तो प्रोविजो या तो कोई कंडीशन बताएंगे या एक्सेप्शन बताएंगे, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो वो सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम रीड कर लेते हैं एग्जाम्पल। सेक्शन 80GG ये कंपनी को मिलती है सेक्शन के अकॉर्डिंग डिडक्शन, और 80GG अदर देन कंपनी के अलावा जो इंडिविजुअल एचयूएफ बचकर उनको मिलती है। प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब जो आपकी साल भर की इनकम है उनका टोटल, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कोई चंदा आपने दिया है, डोनेशन दिया है, मेड बाय कंपनीज या तो कंपनी के द्वारा, एंड अदर पर्सन रिस्पेक्टिवली, कोई भी हो सकता है, टू पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो वो लेस किया जाएगा आपकी टोटल इनकम में से। इसी में आगे बढ़ते हैं। The proviso to section 80GG and section 80GG provide that, proviso मतलब एक्सेप्शन या कोई कंडीशन बताना, that no deduction shall be allowed, आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, कटौती या डिडक्शन नहीं दी जाएगी, be allowed under those section, इन sections में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम, कोई भी अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है बाय कैश, अगर कैश में देते हैं, टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑन इलेक्टोरल ट्रस्ट, दस देयरफॉर द प्रोविजन टू दी सेक्शन स्पेल आउट, ये बताता है द सर्कमस्टेंसेज व्हेन डिडक्शन वुड नॉट बी अवेलेबल, आपको कोई कटौती या छूट नहीं मिलेगी, देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड। अगर आप कैश में दे देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा तो उसकी कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी। वो कैश में तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता ना, इसको पीछे इंटेंशन यही है कि कोई 2 नंबर का पैसा इस्तेमाल नहीं किया करे। आप बैंक के में जो भी पैसा रखते हैं वो 1 नंबर का होता है, बैंक में कोई भी पर्सन 2 नंबर का पैसा जमा नहीं कराता है, क्योंकि वो आपकी इनकम से मैच होना चाहिए। सपोज मेरी इनकम 20 लाख है साल की, पर मेरे बैंक में साल में 40 लाख रुपए जमा हो गए, तो वो समझ जाएंगे टैक्स वाले या बैंक वाले भी समझ जाएंगे कि कोई ना कोई गड़बड़ है। या तो मेरा कोई एक्स्ट्रा ये बिजनेस है, मैं प्रूफ करूं कि मैं जॉब के साथ कोई एक्स्ट्रा बिजनेस भी करता हूं, वो मेरी इनकम है। अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाता तो इससे समझा जाएगा कि आप कोई 2 नंबर से या तो आप ब्राइब ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, या कोई दूसरे तरीके से आप गलत तरीके से इनकम कमा रहे हैं। इससे कैश में आप अगर आप देंगे तो उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। इसे बैंक के थ्रू ही आपको पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना होगा। The expression below section 80GG provide for the purpose of section 80GG और 80GG। एक्सप्रेशन मतलब क्वेश्चन उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी किससे माना जाएगा, तो इसके लिए एक्सप्रेशन दिया टैक्स वालों ने कि ऐसे कोई 4 लोग मिलके इकट्ठे हो गए, उन्होंने कोई अपना ABC ग्रुप बना लिया या कोई ABC पार्टी बना ली, उसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानेंगे। पॉलिटिकल पार्टी किससे मानेंगे? पॉलिटिकल पार्टी मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। जो पीपल एक्ट बना हुआ है, पीपल
रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना हुआ है 1951, उसके अंदर जो ग्रुप रजिस्टर्ड होगा उसकी कंडीशन को फॉलो करते हुए जो ग्रुप रजिस्टर्ड होगा उसी ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। दस द एक्सप्रेशन क्लैरिफाई दैट द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू बी अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। कोई अनरजिस्टर्ड ग्रुप है या किसी नॉर्मल ग्रुप को आपने दिया है जो इस सेक्शन में, इस एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं माना जाएगा। और जब पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं माना जाएगा तो इन सेक्शन में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। The Income Tax Act 1961 undergoes change every year with addition and substitution brought by Annual Finance Act। हर साल एक बजट आता है। अभी फरवरी में आपका बजट आने वाला है। बजट जो आता है उसमें आने वाले ईयर के लिए, जैसे अभी 23-24 चल रहा है, 23-24 कब एंड होगा? 31 मार्च 2024 को एंड हो जाएगा ये फाइनेंशियल ईयर, और नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें क्या क्या टैक्स में चेंजेस होगा? आपकी इनकम पे टैक्स ज़्यादा लेगी गवर्नमेंट, कम लेगी, क्या रेट डिसाइड होंगी, कितनी आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन यानी छूटें मिलेंगी टैक्स वालों से, क्या क्या स्कीम लेके आने टैक्स वाले फेवर में जिनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं, अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो ये सब आपके फाइनेंस एक्ट में बताया जाता है। जो बजट होता है उससे पहले बजट बोलते हैं, जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो उस बिल पे तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, पास होता है पार्लियामेंट में। समटाइम द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज ऑल्सो अमेंडेड थ्रू अदर लेजिस्लेशन। कई बार इनकम टैक्स एक्ट को भी अमेंड किया जाता है टाइम टू टाइम, जो नहीं बजट का ही वेट किया जाए। अगर लगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि अभी हमें चेंजेस करने चाहिए इस एक्ट में, तो वो बजट का वेट नहीं करते हैं, पहले भी अमेंडमेंट हो सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, लाइक इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट हो सकता है। अब ये फाइनेंस एक्ट होता क्या है? वैसे तो आपको पता है बजट जो पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर एवरी ईयर, उस पर जब राष्ट्रपति साइन कर देता है फाइनेंस बिल पे तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। पर हम इसको फटाफट एक बार समझने के लिए रीड कर लेते हैं डीप में, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाए। देखिए फाइनेंस एक्ट बनता कैसे? फाइनेंस एक्ट स्टेप 1, फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस ऑन 1 फरवरी एवरी ईयर। जनरली 1 फरवरी को ही बजट पेश होता है एवरी ईयर। बजट जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो निर्मला सीतारमण है इस टाइम, वो अपना बजट पेश करती हैं। बजट में स्पीच होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, वो स्पीच देते हैं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं अपकमिंग ईयर में, जो ईयर आने वाला है नेक्स्ट ईयर जो 24-25 आने वाला है, उसमें टैक्स में क्या क्या उन्होंने बदलाव की हैं। दोनों के लिए आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोनों की चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। रिलीज ऑफ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन, अगर कोई नई चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं तो उसके लिए मेमोरेंडम नोट्स इशू किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो जाए। स्टेप 2 क्या होती है? डिबेट होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं फाइनेंस बिल पे। जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट सेशन होता है, अमेंडमेंट के बारे में बताया जाता है कि हमने लास्ट ईयर से इस साल क्या क्या चेंजेस किए हैं। पास ऑफ फाइनेंस बिल इन लोकसभा एंड राज्यसभा, फिर ये बिल लोकसभा राज्यसभा में मेजोरिटी से पास कराया जाता है। असेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जब भारत के राष्ट्रपति इस पे साइन कर देते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जब इस पे साइन कर देंगी तो वो एक्ट बन जाएगा। इस तरह फाइनेंस एक्ट बनता है। क्लियर? अब हम इसे रीड कर लेते हैं। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस लाते हैं द फाइनेंस बिल इन पार्लियामेंट, बजट सेशन में आता है फरवरी में। When the finance bill is passed, जो फाइनेंस बिल पास हो जाता है बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। एंड गेट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, इट बिकम्स, वो बन जाता है द फाइनेंस एक्ट। अमेंडमेंट आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अदर टैक्स लॉ बाय द फाइनेंस एक्ट। इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी, संशोधन भी हो सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। अब ये जो फाइनेंस एक्ट है कितने पार्ट्स में बटा होता है वो समझाया जा रहा है आपको। देखें, द फर्स्ट शेड्यूल और स्केड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन मतलब इंक्लूड्स 4 पार्ट विच स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स। 4 पार्ट्स में बटा होता है जो आपको रेट बताते हैं टैक्स की। पहला पार्ट कौन सा है? देखें, पार्ट फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल और स्केड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर करंट असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल आपको अपनी इनकम पे टैक्स पे करना होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। आप आगे ही पढ़ेंगे पर अभी समझ लें। और जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जैसे अभी अपन जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से और एंड होगा 31 मार्च 2025 को, राइट? तो आप अकाउंट्स में इसे अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जिस ये आपका अकाउंटिंग ईयर हो गया या फाइनेंशियल ईयर हो गया जो अप्रैल से शुरू होगा और मार्च में एंड होगा। इसी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल को टैक्स वाले बोलते हैं प्रीवियस ईयर।
टैक्स में अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल को आप प्रीवियस ईयर बोलते हैं, तो प्रीवियस ईयर हो गया 2024 मार्च, जो अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल से, और 31 मार्च 2025 को एंड होगा, तो ये प्रीवियस ईयर होता है। अब हमें क्या बताते हैं टैक्स वाले कि प्रीवियस ईयर में तो जो आप इनकम कमाएंगे उस पर नेक्स्ट ईयर में टैक्स देना होता है। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 को एंड होगा। तो ये जो नेक्स्ट ईयर होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल होता है, इसे टैक्स वाले बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट मतलब आपकी इनकम को कैलकुलेट करना हो, कोई टैक्स बनता है तो आपसे लिया जाएगा, तो जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें ही आपको टैक्स पे करना होता है, यानी सेम ईयर में कभी टैक्स नहीं पे करना होता। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन अभी आएंगे जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि सेम ईयर में भी आप इनकम कमा रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा सेम ईयर में। पर जनरली होता क्या है कि प्रीवियस ईयर में तो आप कमाते हैं, 12 मंथ तो आप कमाते हैं, और जो इस इनकम पे टैक्स देते हैं वो नेक्स्ट ईयर देते हैं, जिसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो जो फाइनेंस एक्ट होता है उसके फर्स्ट पार्ट में यही बताया होता है कि इस साल जो आप कमाएंगे उस पर नेक्स्ट ईयर जो टैक्स देंगे वो किस रेट से देंगे। रेट्स लिखी होती है कि इनकम टैक्स की क्या, कौन सी इनकम पे किस रेट से आपसे टैक्स देगा टैक्स डिपार्टमेंट। तो वापस समझ लें, जिस चीज़ को आप 11th क्लास से अकाउंटिंग ईयर या प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, सॉरी अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल बोल रहे हैं, उसी को टैक्स वाले प्रीवियस ईयर नाम देते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर को टैक्स की लैंग्वेज में इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर बोला जाता है। और प्रीवियस ईयर में जो इनकम आप अर्न करते हैं उस पर नेक्स्ट ईयर जो आपको टैक्स देना होता है उस ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट मतलब आपकी इनकम को असेस किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, और ये चेक किया जाता है कि कोई टैक्स बनता है नहीं बनता। अगर टैक्स बनता है तो आपको पे करना होता है, तो आप इसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और जो फाइनेंस एक्ट होता है उसके पार्ट फर्स्ट में ये लिखा होता है कि नेक्स्ट ईयर जो आप इनकम कमाएंगे उस पर किस रेट से आपको टैक्स देना होगा। तो पढ़ लेते हैं दोबारा फटाफट। पार्ट फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, जो आने वाला असेसमेंट ईयर है उसमें किस रेट से आपको टैक्स देना है। अकॉर्डिंग पार्ट फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2003 स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो जो 23 फाइनेंस एक्ट आया था एंड वो उसमें बताया गया था कि आपको किस रेट से टैक्स देना होगा 23-24। अब 24 वाला आएगा। अब इस बार फाइनेंस एक्ट कौन सा आएगा 24, तो उसमें बताया जाएगा कि 24-25 में किस की इनकम पर आपको किस रेट से टैक्स देना होगा। इसके पार्ट सेकंड में टीडीएस की रेट्स होती है। टीडीएस आपने सुना होगा, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। इसे भी हम फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोला जाता है, फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सर अब इसका क्या प्रोविजन है, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 2 लाख रुपीज़ पर मंथ है, सपोज 2 लाख रुपए पर मंथ है, और सपोज टैक्स की रेट सैलरी पे 10%। एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, रेट अलग है वैसे, पर यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि टैक्स वालों ने बोल रखा है कि सैलरी से जो आप इनकम कमाएंगे उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो आपकी साल भर की इनकम हो गई टोटल 24 लाख, पर मंथ 2 लाख है तो साल भर की 24 लाख हो गई। तो अभी आप मैंने क्या पढ़ा कि प्रीवियस ईयर में तो इनकम कमाई जाती है और नेक्स्ट ईयर हमें टैक्स देना है, यानी 24-25 में हम इनकम अर्न करेंगे और इस पे जो टैक्स बन रहा है, टैक्स कितना बन रहा है 10% के हिसाब से 2,40,000, ये हम कौन से ईयर में पे करेंगे 25-26 नेक्स्ट ईयर, जिसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। प्रीवियस ईयर की इनकम में तो हम इनकम अर्न करेंगे और जो इनकम अर्न करी 12 मंथ में, साल भर में, उस पर नेक्स्ट ईयर जिसे हम प्रीवियस असेसमेंट ईयर बोलते हैं, असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देंगे। पर टैक्स वाले बोलते हैं कि कुछ एक्सेप्शन है जो आप अभी आगे पढ़ेंगे। उन एक्सेप्शन में बोला जाता है कि जो पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है, जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ आपका, मैं आपको सैलरी का पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं पहले ही आपका टैक्स काट के पेमेंट करूँगा, क्योंकि आपकी इनकम एक लिमिट को क्रॉस कर रही है। वो लिमिट क्या है, ये आप टीडीएस वाला एक चैप्टर आएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसमें पढ़ेंगे। अभी आप अपनी नॉलेज के लिए इतना समझ लें कि कुछ रूल हैं टैक्स में। उन रूल्स में ये लिखा गया है कि अगर किसी पर्सन की इनकम एक लिमिट से एक्सीड होती है, जो एग्जेम्पशन लिमिट है, जो छूट की लिमिट है बताई गई, उससे ज़्यादा हो रही है, तो टैक्स वालों ने कुछ प्रोविज़न बना रखे हैं। सारी इनकम पे नहीं लगता है टीडीएस, कुछ इनकम माफ भी है, कुछ इनकम पे लगता है, सैलरी पे लगता है। इसे मैं आपको यहाँ सैलरी का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर एक लिमिट को क्रॉस करती है आपकी वो इनकम, तो जो पे कर रहा है, जो पेयर है, यानी जो पर्सन आपको पे कर रहा है अमाउंट, वो आपका टैक्स काटेगा और टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराएगा एडवांस में। जैसे मेरे को टैक्स, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं आपको 2 लाख रुपये सैलरी दे रहा हूँ और सपोज आप ये लिमिट से ज़्यादा है, जो टैक्स वाली लिमिट बताई है उससे ज़्यादा मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। वो लिमिट क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे, अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आपके लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा। अभी आप ये समझिए कि कुछ लिमिट डिसाइड की है, उस लिमिट से ज़्यादा अगर कोई पे कर रहा है, पेयर पे कर रहा है पेई को, रिसीवर को, तो जो पेयर है, जो पे कर रहा है, वो पहले ही टैक्स काट लेगा
एडवांस में। तो मैं आपको जो सैलरी है 10% रेट है 20,000 काटूंगा 2 लाख में से, और आपको पर मंथ में सैलरी कितनी दूंगा 1,80,000। और ये जो 20,000 मैंने आपके डिडक्ट किए, मैं ये टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दूंगा आपके पैन नंबर से। आपका पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जिससे आप टैक्स पे करते हैं। मैं आपसे आपका पैन नंबर मांगूंगा और आपके नाम से ये टैक्स मैं जमा करा दूंगा टैक्स डिपार्टमेंट में। यानी एक तरह से जमाया तो आपने ही कराया, आपके नाम से जमा हुआ, पर मेरे थ्रू गया, वो मेरे थ्रू गया। तो एक तरह से एडवांस टैक्स है, टीडीएस एक तरह से एडवांस टैक्स हो गया, आप पहले ही टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो अब क्वेश्चन उठता है सर अभी तो हमने ये पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं और नेक्स्ट ईयर हम टैक्स देते हैं, पर मैंने आपको ये कहा था कि कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे कि सेम ईयर में ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे टीडीएस के प्रोविजन डालेंगे कि जो पेयर है, जो पे कर रहा है किसी पर्सन को अमाउंट, तो जो पेयर है वो एक उस इनकम पर पहले ही टैक्स काट लेगा पे करते टाइम, और वो जो टैक्स काटा है वो पैन नंबर लेके, उस बंदे का पैन नंबर लेके, जैसे मैंने आपका टीडीएस काटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो मैं आपका टैक्स का पैन नंबर लेके अमाउंट टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराऊंगा। हेड नाम से पता चला टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जैसे ही इनकम जनरेट होगी, जैसे इनकम दे रहा हूँ मैं आपको ड्यू कर रहा हूँ, वैसे ही मैं हाथों हाथ टैक्स काट रहा हूँ। इससे इसका नाम ही है ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जिस सोर्स से इनकम जनरेट हो रही है उसी टाइम हाथों हाथ आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो इसे आप टीडीएस बोलते हैं। अब क्वेश्चन होता है सर ये डाला ही क्यों गया प्रोविजन, हम ही दे देते टैक्स। भाई आप पहले क्या कर रहे हो, आप काट रहे हो पैसा हमारा, हमें कम दे रहे हो, फिर आप जमा कर रहे हो, आप मुझे ही दे दो ना सर 2 लाख रुपए पूरे, और मैं इसमें से फिर टैक्स वालों को दे दूंगा 20,000। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कई लोग टैक्स की चोरी कर लेते हैं। आप इनकम तो पूरी ले लोगे पर बाद में हो सकता है आप जमा ही ना कराओ टैक्स वालों को, ठीक है, या आप इंडिया छोड़ के चले जाओ, तो किसे पकड़ते फिरेंगे टैक्स वाले। तो इसलिए टीडीएस का प्रोविजन डाला गया कि आप पहले ही टैक्स काट के उस बंदे को अमाउंट दो, ताकि टैक्स का टाइम पे डिपॉजिट हो सके, टैक्स के प्रोविजन को टाइम पे कॉम्प्लाइंस किया जा सके। अब क्वेश्चन होता है सर सपोज आपने काट लिया मेरा टैक्स, 20,000 रुपये आपने लिख के रख लिए मेरे, पर आपने जमा नहीं कराया, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तो जमा कराऊंगा ही, क्योंकि मेरे लिए तो एक्सपेंस है। इसे भी समझ लें, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैंने आपको सैलरी दी, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, अपना 11 से पढ़ रहे हैं आप। सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो मैं सैलरी डेबिट में लिखूंगा, जो मैंने आपको पे करी 2 लाख, सपोज 1 महीने का बना रहे हैं, 2 लाख मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आते हैं, तो पीएनएल के डेबिट में 2 लाख लिखूंगा। और मान लीजिए मेरी एक ही एक्सपेंस है सपोज, और मेरी सेल हुई है, इनकम हुई है 10 लाख, तो मुझे टैक्स कितने पे देना है, 8 लाख पे देना है, नेट प्रॉफिट आएगा। आप 11वीं क्लास से ही पढ़ रहे हैं, क्रेडिट में इनकम आती है पीएनएल के, क्रेडिट रिकॉर्ड, डेबिट रिकॉर्ड में एक्सपेंस आते हैं, डीएम मतलब डेबिट रिकॉर्ड, आपने लेस कर दिया एक्सपेंस को, नेट प्रॉफिट आया 8 लाख, और आपको 8 लाख पे टैक्स देना होगा, यही पढ़ रहे हैं। पर अगर मान लीजिए मैं टीडीएस नहीं काटता आपका 2 लाख, भाई मेरे को 2 लाख ही तो हुआ ना मेरा एक्सपेंस, ये भी समझने के आप कंफ्यूज हो रहे हो। 2 लाख में 180 तो मैंने आपको दी, 20,000 मैंने आपके नाम से गवर्नमेंट को दी, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस 2 लाख हुआ, पेयर जो पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो 2 लाख मैंने एक्सपेंस यहाँ लिख दिया पीएनएल में। पर मान लो मैंने टीडीएस काट तो लिया पर टैक्स वालों को जमा ही नहीं कराया, तो फिर टैक्स वालों ने बोला फिर ये एक्सपेंस मैं पीएनएल में लिख ही नहीं सकता। अगर मैं टीडीएस नहीं जमा कराता तो वो एक्सपेंस आप पीएनएल में लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिख ही नहीं पाऊंगा ये एक्सपेंस पीएनएल में, या कम लिख पाऊंगा, जैसे टैक्स वाले बोलते हैं कुछ कंडीशन में 30% डिसअलाउड हो जाएगा, 70% एक्सपेंस आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपने टैक्स वो अमाउंट जमा नहीं कराया। तो फिर मैं जब ये मान लीजिए नहीं लिख पाऊंगा सैलरी का खर्चा, तो मेरी इनकम 10 हो जाएगी। जब मैं एक्सपेंस नहीं लिखूंगा पीएनएल के डेबिट में, तो एक्सपेंस कम होंगे, एक्सपेंस कम होंगे तो इनकम बढ़ जाएगी, नेट प्रॉफिट 10 पे आ जाएगा, और फिर मुझे 10 लाख पे टैक्स देना होगा। तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, यानी मैं तो टीडीएस काटूंगा ही काटूंगा, ताकि मेरे को ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। यानी जो बिजनेसमैन है वो टीडीएस जो काट रहा है, आपका एम्प्लॉयर जो पेयर है वो टीडीएस जरूर काटेगा, अदरवाइज वो टीडीएस नहीं काटेगा तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड मतलब वो आप पीएनएल में नहीं शो कर पाएंगे, और जब कोई एक्सपेंस हुआ है पर आप पीएनएल में शो ही नहीं कर पाएंगे तो आपके एक्सपेंस कम हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी, और आपको टैक्स ज़्यादा पे देना होगा। आई होप टीडीएस का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे आगे भी आएगा, ये आप आगे ही पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड क्या बताता है, स्पेसिफाई द रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा। रेट्स होती हैं कि किस रेट से आप टीडीएस काटेंगे फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अकॉर्डिंगली पार्ट सेकंड ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट 2003 स्पेसिफाई द रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर फाइनेंशियल 23-24 में किस रेट से बढ़ेगा। अब तो ये फाइनेंस एक्ट 24 हो जाएगा और यहाँ पे 24-25 आ जाएगा, बजट जो आने वाला है।
पार्ट थर्ड में क्या होता है, गिव द रेट फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी पे किस टीडीएस की रेट इस पार्ट में बता रखी है, अदर देन सैलरी तो यहाँ पे बता रखी है टीडीएस की रेट, और टीडीएस सैलरी पे किस रेट से बढ़ेगा वो यहाँ बता रखा है। एंड कंपटीशन ऑफ एडवांस टैक्स फॉर 23-24, एडवांस टैक्स भी देना होता है। अभी आप पढ़ेंगे, अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि साल भर का उसका टैक्स इतना हो जाएगा कि 10,000 रुपये से ज़्यादा उसे पे करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं और नेक्स्ट ईयर यानी जैसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं उसमें हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। पर कुछ एक्सेप्शन है कि आपको सेम ईयर में ही टैक्स देना होता है, तो इसी में एक एडवांस टैक्स का प्रोविजन भी आता है। अगर आपको ये लगता है, आपको एनालिसिस करना होगा कि आप इतना कमा लेंगे इंडिया में प्रीवियस ईयर में कि आपका जो टैक्स बनेगा, जो टैक्स का अमाउंट बनेगा वो 10,000 से ज़्यादा रुपीज़ का बनेगा। टैक्स का अमाउंट, इनकम नहीं, टैक्स का अमाउंट जो आपकी इनकम पे टैक्स बन रहा है वो 10,000 से ज़्यादा का बनेगा, तो फिर आपको अगले साल का वेट नहीं करना है, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स का पेमेंट करना शुरू करना होगा। अब कितना करना पड़ेगा, किस डेट को करना पड़ेगा, या आप टीडीएस जो एडवांस टैक्स का चैप्टर आएगा वहाँ पढ़ेंगे। अभी आप एडवांस टैक्स इतना समझ लें, अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि वो प्रीवियस ईयर, जिसे आप अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, अकाउंट्स में फाइनेंशियल बोलते हैं, उसमें इतनी इनकम अर्न कर देगा कि नेक्स्ट ईयर जो उसका टैक्स बनेगा, जो पेमेंट करेगा वो टैक्स बढ़ू 10,000 या ज़्यादा से करने वाला है, तो फिर उसे अभी प्रीवियस ईयर में ही कमाना है, प्रीवियस ईयर में ही एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा। 10,000 से ज़्यादा का टैक्स बनता है, तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका जो टैक्स बनेगा वो 12,000 का बनेगा, आप इस साल इतना कमा लेंगे कि नेक्स्ट ईयर आपको जो टैक्स देना है वो 12,000 का देना है, तो आपको प्रीवियस ईयर मतलब सेम ईयर में ही कमाना है, सेम ईयर में टैक्स डिपॉजिट कराना है, एक साथ नहीं जमा कराना है, इसको 4 इंस्टॉलमेंट में आपको देना होता है, जो डेट्स आप आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए। तो सैलरी पे किस रेट से टीडीएस कटेगा, कब एडवांस टैक्स जमा कराना होगा, किस तरह कैलकुलेट होगा एडवांस टैक्स, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। विद द एसएससी एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 1A। मतलब ये जो सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको एडवांस टैक्स कैसे देना पड़ेगा। अब ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम क्या होता है, दो तरह की टैक्स रेट्स हैं, अभी आप पढ़ेंगे। एक ओल्ड टैक्स रेट होती है, एक न्यू टैक्स रेट जो इसमें है। अगर आप कुछ डिडक्शन नहीं लेना चाहते, अगर आप ये स्कीम चूज करते हैं, ये सेक्शन अपने पे अप्लाई कराना चाहते हैं, ये चॉइस दी है टैक्स वालों ने, कंपल्सन नहीं है। अगर आप सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स देना चाहते हैं तो कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलती, एग्जेम्पशन नहीं मिलती और आपको कम रेट से टैक्स देना होता है। और अगर ये सेक्शन आप अप्लाई नहीं करवाना चाहते अपने ऊपर, दूसरा जो नॉर्मल रेट से टैक्स देना चाहते हैं, तो फिर आपको डिडक्शन और मिल जाती हैं, छूटें मिल जाती हैं, पर आपको टैक्स फिर ज़्यादा रेट से देना पड़ता है। अब क्वेश्चन होता है कौन सा बेनिफिट होता है, हम आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको चॉइस दी गई, आप किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रेट ले सकते हैं, न्यू टैक्स रेट ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली एसएससी उसी ऑप्शन को चूज करेगा जिसमें टैक्स की रेट कम होगी। हम रीड कर लेते हैं इससे फटाफट। अभी ये जो है सेशन बड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको वापस नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा सेक्शन 105 BAC को। अभी तो हम यहीं तक समझते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।